हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं आपका टीचर दीपक कुमार और आप देख रहे हैं एजुकेशन डीके यूट्यूब चैनल। तो बताइए आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और कुछ कुछ स्टूडेंट को थोड़ा सा घबराहट हो रहा होगा, थोड़ा डर लग रहा होगा कि मेरे एग्ज़ाम्स कैसी होगी, बिहार बोर्ड की जो एग्ज़ाम है सेंटर मेरा यहाँ गया है और किस तरह से एग्ज़ाम होगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे और थोड़ी बहुत घबराहट तो हो रही होगी, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपका साथ हूँ। मैं आपको बता दूं कि इस क्लास के बाद दो टाइप के स्टूडेंट को ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। पहला, जिसे क्वेश्चन याद नहीं होते हैं, मैं उसको याद कराऊंगा। और दूसरा टाइप का स्टूडेंट जिसने पढ़ाई करके उसे रिवीजन की ज़रूरत है, तो रिवीजन भी इस क्लास में, इस वीडियो में आपको करूंगा। और मैं गारंटी के साथ बताता हूं कि जब आप इस क्लास को पूरा देख लेते हो, पूरे वीडियोस को कंप्लीट कर लेते हो, तो सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि मेरे भी कुछ एक्सपीरियंस है और आपने भी क्लास 10 में पूरे 1 साल बिताए हैं। तो बिना देर किए चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस क्लास में 2019 में पूछे गए साइंस के फर्स्ट सीटिंग के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इसे याद करेंगे। और हमेशा की तरह मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस क्लास का ऑडियो फाइल सुन रहे हैं तो आप उसको सुन करके याद करें बिल्कुल ध्यानपूर्वक। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस ऑडियो फाइल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर दें। और मैं आपको बता दूँ कि उस ऑडियो फाइल को सुन करके याद करने से पहले आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि सारी चीज़ें क्या हो रही है आपको पता हो। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके यहाँ से शुरू करता हूँ कि निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है। निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है। आंसर हो जाएगा आपका प्लाज्मोडियम। ओके, आंसर हो जाएगा आपका प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया परजीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है। निम्न में से सबसे जो अच्छा होता है ऊर्जा स्रोत कौन सा है। आंसर हो जाएगा आपका बायोमास। ओके, आपका यहाँ जो बायोमास है लास्ट में बायोमास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। जो सल्फर है परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो। आंसर हो जाएगा आपका 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है और अभी भी पूछा गया है। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। आंसर हो जाएगा आपका 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। आंसर हो जाएगा आपका मृतजीवी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं इस तरह से एडजस्ट करके, सॉरी, चलिए यहाँ है निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कभी ना कभी अल्टरनेट करके, तो आपको पता होना चाहिए कि निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। आंसर हो जाएगा आपका C2H4। ओके, मैं आपको बता दूं कि ये कैसे हुआ। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है CH4, एक एक करके मैं डिस्कस कर दूँ आपको ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। जैसे CH4 यहाँ दिया गया है तो यहाँ कार्बन होगा और चारों तरफ जो हो गया है हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो ये जो है संतृप्त हो गया। ओके, और दूसरा जो है दिया गया है C2H6, एक कार्बन और 2 कार्बन, चारों तरफ हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ये भी चारों तरफ से हाइड्रोजन से पैक हो गया, तो ये भी संतृप्त हो गया। और जो ए दिया हुआ था C2H4, एक C यानी कि कार्बन और 2 कार्बन, H4 कितने हैं 1 2 3 4, लेकिन ये दोनों जो है खाली रह गया है। यहाँ पर कार्बन सॉरी यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं आया, तो चारों तरफ पैक होना चाहिए लेकिन चारों तरफ हाइड्रोजन से पैक नहीं हुआ, उसके चलते जो है कि C2H4 जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। यही इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। बहुत आसान क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है, आपको याद होना चाहिए। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है या पॉजिटिव होती है, प्लस में होती है। आंसर हो जाएगा आपका उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होती है, अब अवतल लेंस का फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है। यानी दीर्घ दृष्टि दोष जिसको हुआ है तो उसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा आपका उत्तल लेंस।
ओके, उत्तल लेंस से ही दूरदृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। यानी एल्युमिनियम पर जो मोटी परत चढ़ाई जाती है ऑक्साइड की, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा आपका एनोडीकरण। ओके, एल्युमिनियम पर जो ऑक्साइड चढ़ाते हैं तो उसको एनोडीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है। आपको पता होना चाहिए कि विद्युत ऊर्जा जो होता है उसका व्यापारिक मात्रक क्या है? उसको यूनिट बोला जाता है। ओके, विद्युत ऊर्जा को व्यापारिक मात्रक, जब उसको हम खरीदते हैं या बेचते हैं, हम लोगों के घर में जो मीटर लगी हुई है, व्यापारिक मात्रक अनुसार वहाँ पर कितनी यूनिट की बिजली खपत हुई है उससे मापा जाता है। तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? यूनिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। ओके, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। अगर किसी का आंख बहुत बढ़िया है तो उसका दूर बिंदु यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दूर तक देख सकता है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका अनंत। ओके, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? यानी कि जैसे कि एक हाइड्रोजन है और दूसरा यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो इसके परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका एक आबंध। यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगता है। ओके, यानी कि सिंगल बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन के साथ हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, सॉरी कहाँ पर था, 13 नंबर क्वेश्चन। चलिए, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? ऐसा क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन देख करके बनता है कि आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है। तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके, घास, बकरी तथा मानव। घास को बकरी खाती है और बकरी को मानव खाता है। आप समझ रहे हैं किस तरह से इसका ऑप्शन दिया है, और यही इसका सही आंसर है। ये चीज़ हम लोगों को पढ़ने को दिया गया है, घास, बकरी और मानव, इस तरह से आहार श्रृंखला तैयार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी जैसा कौन सा ग्रंथि काम नहीं करता है? आंसर हो जाएगा आपका अग्नाशय। अग्नाशय जो है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी जैसा काम नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? आंसर हो जाएगा आपका CH4। ओके, अधिक क्रियाशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है? नॉर्मल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। यानी कि जो वाहन होते हैं, जो गाड़ी होते हैं, उसमें पार्श्व दृश्य दर्शनों के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? जो साइड मिरर होते हैं कार में, बसों में, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। यानी जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की जब कमी होती है तो क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा आपका अपचयन। ओके, और जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उपचयन होता है, और जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो अपचयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? आंसर हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? ये पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है और अभी भी आ रहा है, तो ये सब क्वेश्चन आप याद कर लें। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? आंसर हो जाएगा आपका यकृत से। ओके, यकृत से पित्त रस स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? यानी वंश के अनुसार से, जैसे कि पिता का हुआ, पुत्र का हुआ, फिर उसके पुत्र का हुआ, तो कौन सा जो अभिलक्षण है वंश के अनुसार नहीं है या फिर वंशागत नहीं है? आंसर हो जाएगा आपका बाल की प्रकृति। जो बाल होते हैं, हेयर होते हैं, उसकी प्रकृति जो है वंशागत नहीं है। बाकी जो होते हैं चमड़ी का रंग, आँख का रंग और शरीर का आकार, नाटा या लंबा, उसका हिसाब जो है ये सब वंशानुगत होते हैं। जो बाल की प्रकृति होती है वंशागत नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है।
यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा आपका 7। और जब पूछेगा कि वर्ग की संख्या कितनी है तो हो जाएगा आपका 18। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? आंसर हो जाएगा 6। ऑक्सीजन के अणु में 6 परमाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है, यानी शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? आंसर हो जाएगा आपका 7। और आपको पता है कि उदासीन भी 7 ही होता है। उदासीन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 है। तो जल भी उदासीन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ण यानी किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है, यानी कि सबसे ज़्यादा है? किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा है? आंसर हो जाएगा आपका लाल रंग, क्योंकि लाल रंग जो है उसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, जिसके कारण गाड़ी के लाइट में ये सब लाल रंग यूज किए जाते हैं। किसी खतरा सूचक के लिए लाल रंग का यूज किया जाता है। और कहेगा कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है या फिर सबसे छोटा है, तो आंसर हो जाएगा आपका बैगनी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको ले चलता हूँ। यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट करके, चलिए इस तरह से करता हूँ। और स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बार बार बताता हूँ कि ये वीडियो अगर एक बार में याद नहीं होवे, अगर ऑब्जेक्टिव याद नहीं होते हैं तो एक बार आप फिर से देख लें। और अगर इसका ऑडियो फाइल रखे हैं तो ऑडियो फाइल इसका आप फिर से सुन लें, आपको याद हो जाएगा, आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। जो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम है उसमें बाएं हाथ की जो तर्जनी है, तर्जनी फिंगर जो होती है, तो किसका संकेत करती है फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम में? तो आंसर हो जाएगा आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ओके, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम होते हैं उसमें बाएं हाथ की जो तर्जनी होती है वो इस तरह से अंगूठे करके बनाए रखते हैं, तो उसकी जो तर्जनी है क्या संकेत करती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? आंसर हो जाएगा आपका इथेनॉल। इथेनॉल जो है ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? नॉर्मल क्वेश्चन है, जनरली पूछे जाते हैं कि कौन सा पदार्थ जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? आंसर हो जाएगा आपका क्षार। जो क्षार होता है वो लाल को नीला कर देता है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बिंब की दूरी ली जाती है। नए कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बिंब की दूरी ली जाती है, यानी कि कैसी ली जाती है, धनात्मक या ऋणात्मक? तो आपका आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। जो नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी है उसके अनुसार से जो वस्तु रखी रहती है वहाँ से आपको माइनस में ली जाती है, ऋणात्मक में ली जाती है। जैसे कि आप किसी न्यूमेरिकल जो बनाते हैं तो u बराबर आप हमेशा माइनस में रख करके, जो भी है 15 सेंटीमीटर 15 मीटर जो भी है, तो माइनस में आप लिखते हैं। तो यही चीज़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको इस तरह से पूछा गया है, आप हमको हमेशा याद रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि? और आपका ऑप्शन दिया गया है खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक नहीं लगा करके टीन का लेप क्यों लगाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका कि टीन की अपेक्षा जिंक जो है अधिक अभिक्रियाशील है। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए जिंक के बजाय टीन का लेप लगाया जाता है। क्योंकि अगर जिंक का लगा दिया जाएगा तो जो है कि अभिक्रिया करके और जो खाद्य पदार्थ है उसको कुछ नुकसान पहुंचा देगा और जो कि खाने में कुछ खराबी कर सकती है। इसलिए जिंक को ना लगा करके टीन का लेप लगाता है, क्योंकि टीन का जो है अभिक्रियाशील जो है कम होता है, ये कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जो अंग होता है संवेदी ग्राही नहीं होता है, कहने का मतलब सेंसिटिव नहीं होता है। कौन सा हो जाएगा? तो आंसर है आपका दिमाग। ओके, दिमाग जो है सेंसिटिव नहीं होता है, बाकी कान, आँख, नाक ये सब जो है सेंसिटिव होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है या घटता है? समानांतर क्रम में जब प्रतिरोधों
की संख्या घटाते हैं, जैसे कि समानांतर क्रम इस तरह से तार आपके दिए गए हैं इस तरह से, तो यहाँ पर जो प्रतिरोध लगा रहता है रेजिस्टेंस आर आर आर, तो यहाँ पर जो संख्या घटता है यानी कि 3 न लगा करके यहाँ पर 2 ही सिर्फ लगाया जाए, तो उसके उपरांत जो है प्रतिरोध क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका प्रतिरोध बढ़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि समजात अंगों का उदाहरण है, समजात अंग जो है उसके उदाहरण कौन हो सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका आलू और घास के ऊपरी भूगस्तारी। ओके, समजात अंगों का उदाहरण है आलू और घास के ऊपरी भूगस्तारी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, निम्न में से कौन सा जो पद है विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। ऑप्शन दिया है आई आर स्क्वायर आर, आई आर स्क्वायर, वी स्क्वायर आई या फिर वी आई स्क्वायर, तो आंसर आपका हो जाएगा आई आर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि हम बताया था कि विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, तो वो वही है सिंपल जो फॉर्मूला था, वो सिर्फ फॉर्मूला के यहाँ पर पूछा था शब्द में करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्रों में घूर्णी गति कर रही है, इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है, यानी कि तांबे की जो तार है आयताकार कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र में घूरने की गति कर रही है, तो इस कुंडली में जो प्रेरित विद्युत धारा है तो वो जो है कितने दिशा में परिवर्तन कर रही है, तो आंसर हो जाएगा आपका आधे दिशा में। ओके, क्योंकि आयताकार कुंडली है ना, जब आयताकार कुंडली रहती है तो इसमें जब भी होगा तो मतलब आधे दिशा में ही परिभ्रमण करेगी। ओके, ये और बहुत डिटेल है तो उसमें कोई जानने की बात नहीं है, जैसे ही अगर कोई आयताकार हो जाएगा तो आपका जो है आधे क्षेत्र में जो है कि परिभ्रमण करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन पुनरुद्वन का उदाहरण है, निम्नांकित में से कौन पुनरुद्वन का उदाहरण है, आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रा, हाइड्रा जो है पुनरुद्वन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है, कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है, आंसर हो जाएगा आपका थर्मोकोल, थर्मोकोल जो है अजैव निम्नीकरणीय कचरा है। एक होता है जैव निम्नीकरणीय, एक होता है अजैव निम्नीकरणीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। ये हो जाएगा आपका प्रकाश का प्रकिरणन, टिंडल प्रभाव का बात जब भी आएगा तो प्रकाश का प्रकिरणन के कारण ही टिंडल प्रभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्प का नर जननांग कहलाता है, पुष्प का नर जननांग कहलाता है, आंसर हो जाएगा आपका पुंकेसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, आंसर हो जाएगा आपका CaOCl2, CaOCl2 विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, यानी किसके कारण से गंगा का प्रदूषण नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका गंगा में मछली पालना, गंगा में अगर मछलियाँ पालोगे तो गंगा प्रदूषण नहीं होगा। बाकी जो भी ऑप्शन है गंगा में कपड़ा धोना, गंगा में रासायनिक अवशिष्ट उत्सर्जन, गंगा में अधजले सब को बहाना, तो ये सब जो है प्रदूषण फैलाता है। ओके, और मैं आप लोगों से बता दूं कि इस वीडियो का आप शेयर जरूर करें ताकि बाकी लोग भी इसका बेनिफिट लें। और इस क्लास में आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमेशा ऐसे वीडियोज मिलती रहे। मैं आपके साथ पूरे एग्जाम तक आपके साथ बना हुआ रहूँगा, मैं ऐसे ही वीडियोज आप तक पहुँचाते रहूँगा। पर्सनल कॉन्टैक्ट के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, दीपक कुमार 00123।